नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ब्लैक बुक को। अगर आप लोग रेलवे का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक से केमिस्ट्री। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जो है रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आप लोग अच्छे से इस 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम लोग इस पूरे वीडियो में केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरे ब्लैक बुक का जो है सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। दोस्तों, इस चैनल पर जो है रेलवे के तमाम बुकों का सीरीज चल रहा है। तो आप लोग अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको रेलवे का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो हम लोग लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। जल्दी से आप लोग 1000 लाइक का पूरा कीजिए। नेक्स्ट आपको जो मिलेगा वो फिजिक्स का मास्टर वीडियो। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए चैप्टर बाय चैप्टर है क्वेश्चन। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी द्रव से गैस में बदलना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी संघनन। गैस से द्रव में बदलना, यानी गैस से द्रव में बदलना ये संघनन होता है। अगर आपसे पूछे ठोस से गैस बदलना तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था गैस से अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, तो ये संघनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष बदलाव को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि पानी और अल्कोहल के मिश्रण को डैश के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो पानी और अल्कोहल के विलयन को दोस्तों ये आसमान विधि के द्वारा जो है ये अलग कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि पानी का भाप में बदलना, यानी पानी को भाप में बदलना और भाप से पानी बदलना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन होगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन इसका आंसर होता, लेकिन ये गलत है, यानी ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि एस्टर में डैश गंध होते हैं, यानी एस्टर में कौन सा गंध होता है? तो फलों जैसी गंध होती है, फलों जैसी गंध होती है। डैश ठोस की विशेषता नहीं है, यानी कौन ठोस की विशेषता नहीं है? तो उच्च संपीड्यता जो है ये ठोस की विशेषता नहीं है। शुद्ध पदार्थों से रंग का सक्रिय चारकोल द्वारा किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये अधिशोषण के द्वारा, ये अधिशोषण हो जाएगा। डैश दूध से क्रीम को अलग करने में मदद करता है, तो अपकेंद्री बल, ये जो है ठोस से दूध से क्रीम को अलग करता है अपकेंद्री बल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ का घनत्व समान रूप से डैश हो जाता है? तो कम हो जाता है, यानी तापमान वृद्धि करने से पदार्थ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। समुद्र के पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्र के पानी को आसवान विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट यानी किसी यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के ह्रास को क्या कहते हैं? तो उत्फुलन कहते हैं, उत्फुलन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश अत्यधिक संपीड़ितता होती है, यानी किसमें अत्यधिक संपीड़ितता होती है? तो गैस हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन की क्रिया का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों ये शुष्क हो जाएगा, यानी शुष्क बर्फ और कपूर जो है ये दोनों ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, यानी CO2 और कपूर हो जाएगा, यानी कपूर ये ऊर्ध्वपातन का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे को किस तकनीकी का उपयोग करके विषमांगी मिश्रण से अलग किया जाता है? तो लोहे की जो बुरादा होता है वो चुंबकीकरण के द्वारा जो है अलग करते हैं, यानी चुंबकीकरण के द्वारा इसे अलग करते हैं। वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह कौन सा कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है कॉपर किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर बहुत ज़्यादा बहुत गर्म करने पर कॉपर को शुद्ध किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है ये अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने उष्मा गति के पहले 2 नियमों को यानी संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष निकाला कि तापमान का परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान पैमाने के नामांकन से सम्मानित किया गया था। तो विलियम थॉमसन को सम्मानित किया गया था। किस लिए? तो ये परम शून्य तापमान देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 निकाय ऊष्मीय संतुलन में है, तो यदि उनके पास समान है तो ये तापमान हो जाएगा। यानी 2 निकाय ऊष्मीय संतुलन में है तो उसके समान होगा तो तापमान समान होगा। क्या होगा यदि एक कांच की बोतल पूरी तरह से पानी से भरी दी जाए और ढक्कन से सील कर दी जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आखिरकार बर्फ़ कांच की बोतल को फाड़ देगी। यानी जब बर्फ़ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ने से बोतल जो है फूट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का गलनांक कितना डिग्री केल्विन होता है? तो बर्फ़ का गलनांक जो है 273.16 केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज की जिसे 1960 के दशक में डैश के द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों ये बर्ट्रांड हेल्फरिन के द्वारा खोजा गया था। डैश बहुत कम घनत्व वाले गैसों को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी करा कि बहुत कम घनत्व वाले गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त की जा सकती है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है बोस-आइंस्टीन संगठन इसको कम तापमान और कम घनत्व पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो जाएगा यानी बोस-आइंस्टीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश मिश्रण को विलयन या निलंबन में ऐसी माध्यम से गुजार कर अलग करने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी में से एक है जिसमें घटक अलग अलग दरों पर चलती है। तो ये क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी को फिटकरी से उपचरित किया जाता है, इसे डैश कहते हैं। तो स्कंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो ड्यूटेरियम में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आसबान कहते हैं। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को जो है आसबान कहते हैं, यानी आसवन कहते हैं। जब मिश्रण में 2 तरल पदार्थ उनके कथनांक से भिन्न होते हैं तो इन तरल पदार्थों को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये आसबान विधि हो जाएगा। कराए ऑप्शन के हिसाब से कि कौन मिश्रण नहीं है? तो आसुत जल जो है ये मिश्रण नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। केवल एक प्रकार के परमाणुओं वाले शुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है? तो इसे तत्व नाम दिया गया है, यानी तत्व जो है सिर्फ एक प्रकार की परमाणु से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में डैश होते हैं? तो समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, यानी क्लोरीन परमाणु या और क्लोराइड आयन में समान संख्या में यानी प्रोटॉन होता है। वे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और वे एक लौ के साथ आसानी से आग पकड़ सकते हैं वो कहलाते हैं। तो ये ज्वलनशील कहलाते हैं। ठोस पदार्थ में अणु डैश होते हैं तो गति रहते हैं, यानी ठोस पदार्थ में अणु डैश होते हैं तो गति में रहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है वो क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। यानी कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर अगर द्रव बन जाए तो उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं? यानी किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ अंतिम तक जो है ज़रूर बने रहिएगा और नए साथी सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ पिघलने पर जल स्तर का क्या होगा? तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जल स्तर वही रहेगा।
अशुद्ध कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा, यानी जो कपूर होता है कपूर, उसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण का अर्थ क्या है? तो तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करना, तरल को गैस अवस्था में स्थानांतरित करना वाष्पीकरण का अर्थ होता है। त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डोबे-रायनर के द्वारा जो है ये दिया गया था त्रिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति जो है स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रासायनिक नियम, यानी कौन सा रासायनिक नियम प्रस्तावित करता है कि CO2 की घुलनशील बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दबाव में सील किया जाता है? तो हेनरी का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश बताता है कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या जो है इसका मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10⁻23 मान होता है। यानी इसका एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10⁻23 मोल होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड भी देता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जे थॉमसन ने किसकी खोज किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था जे थॉमसन को। परमाणु की संरचना की खोज किसने किया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यानी परमाणु की संरचना की खोज रदरफोर्ड ने किया। चलिए मार्ला और पियरे क्यूरी यानी द्वारा खोजा गया पहला तत्व कौन था? तो पोलोनियम जो है ये मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने जो है ये पोलोनियम की खोज किया था। तत्व 106 की खोज किसने किया? तो सी बॉर्ग ने जो है तत्व 106 की खोज किया था। जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को समानता क्या कहते हैं? तो प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। व्यापक रूप से आधुनिक रसायन का जनक किसे कहते हैं? तो एंटोनियो लेबोजुएर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो PC रे को, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक PC रे को कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रसायन शास्त्र का परमाणु संरचना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन यानी भिन्न होते हैं, लेकिन समान रासायनिक क्रिया गुण प्रदर्शित करता है, वो कहलाता है। तो समान परमाणु क्रमांक रहे या प्रोटॉन संख्या समान रहे तो समस्थानिक कहलाता है। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पदार्थ का परमाणु जो सिद्धांत था ये डाल्टन के द्वारा जो है दिया गया था। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। समानता परमाणु त्रिज्या को किस इकाई के रूप में मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता जो है क्या है? तो मैग्नीशियम की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग कितनी गुना है? तो 105 गुना कम है। रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु की त्रिज्या है, नाभिक जो त्रिज्या है नाभिक की, वो परमाणु की त्रिज्या से 105 गुना कम है। कोई कण यानी कोई संख्या n द्वारा निरूपित कोशों में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 2n² होता है। ये बोरी का फॉर्मूला है 2n²। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन को खो चुके हीलियम परमाणुओं के संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अल्फा किरण का उपयोग करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं।
परमाणु रचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल ये बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। एक परमाणु में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है तो कभी सकारात्मक नहीं हो सकती है, यानी एक परमाणु में घूमने वाली जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले ऋणावेशित यानी ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आइसोबार क्या है? आइसोबार जो है क्या है? तो यानी भिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान द्रव्यमान संख्या होती है। आइसोबार का समान द्रव्यमान संख्या होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो हो जाएगा यानी सभी पदार्थ जो है बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा विभिन्न तत्वों के परमाणु में अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक होता है क्या? यानी समस्थानिक जो है ये क्या होता है? तो भिन्न भौतिक गुण होता है और समान रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण भिन्न और रासायनिक गुण समान होता है समस्थानिक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित अनुपात की डैश में उपस्थित रहता है? तो दोस्तों ये द्रव्यमान में उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान संख्या किसका है? तो न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या सबसे ज़्यादा है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ये कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जब एक ही कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके पास क्या होता है? तो विपरीत स्पिन होता है। विपरीत स्पिन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण जो है ये पॉजिट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्ण होता है ये पॉजिट्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक को डैश कहते हैं? तो प्रोटॉन कहते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। जिस प्रयोग से नाभिक की खोज हुई है वह डैश द्वारा किया गया था? तो नाभिक की खोज जो है ये रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। चलिए किसी तत्व के समस्थानिक में क्या नहीं होता है? तो समान भौतिक गुण नहीं होता है। परमाणु क्रमांक हमेशा किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है परमाणु संख्या। एक ही तत्व के सभी समस्थानिक में डैश होते हैं तो एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान। एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए? तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के परमाणु में द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो हाइड्रोजन में द्रव्यमान संख्या 1 होता है। एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 1। एथिल अल्कोहल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 1। एसीटोन अणु में 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या यानी किसी परमाणु की परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या बताइए? तो दोस्तों प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान होती है तो ये 10 हो जाएगा। यानी प्रोटॉन और परमाणु समान होती है 10 हो जाएगा और 23 में से 10 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 238 U92 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है? यानी जो यूरेनियम होता है जिसका द्रव्यमान 238 होता है और परमाणु संख्या 92 होता है। इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 238 में से 92 घटा दीजिएगा तो 146 न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास निकलेगा तो 2, 8, 8 फिर यानी ये टोटल 18 हो जाएगा और लास्ट में 2 हो जाएगा। यानी लास्ट कक्षा में 2 हो जाएगा तो ये इसका परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिए एक प्रोटॉन डैश के समान होते हैं तो ये बीटा कण के समान होते हैं। प्रोटॉन जो है ये बीटा कण के समान होते हैं। चलिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा सोने की पतली पन्नी पर गिरने के लिए कौन सा कण बनाया गया था? तो ये अल्फा कण बनाया गया था। अल्फा कण हो जाएगा। एक दाता परमाणु नहीं है तो एल्युमिनियम। एक दाता परमाणु नहीं है एल्युमिनियम हो जाएगा। परमाणु में अल्फा कणों के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो ये धनावेशित कण होता है। यानी ये धनावेशित कण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के तुल्य भार और संयोजकता का गुणन किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु संख्या को उसके डैश के रूप में जाना जाता है तो परमाणुकता के नाम से जानते हैं। परमाणुकता के नाम से जानते हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़कर। चलिए किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या होती है। न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या होती है।
किस कण में जो है किस कण में कण तरंग की द्वैत पद्धति होती है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कौन से कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सब न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है, तो हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोने की संख्या पर, और नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संख्या पर, और इलेक्ट्रॉन साझा करने की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो संयोजकता होती है वो इलेक्ट्रॉन खोने पर, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर और इलेक्ट्रॉन को साझा करने पर निर्भर करती है। तो ये सभी हो जाएगा। परमाणु डैश यानी किसके द्वारा जो है अष्टक प्राप्त कर सकता है, यानी परमाणु जो है किसके द्वारा अष्टक प्राप्त कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन साझा करके बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये भी बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रॉन खोकर तो ये भी सही है, यानी सभी हो जाएगा। चलिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बीच अंतर वाले तत्वों के परमाणु क्या कहलाते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समस्थानिक के रासायनिक गुण होते हैं, तो समान होने चाहिए। समस्थानिक के रासायनिक गुण जो है वो समान होने चाहिए। वह परमाणु कण कौन सा है जिसमें कई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रिनो हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा, यानी जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है लेकिन केवल चक्रण होता है, तो न्यूट्रिनो हो जाएगा, न्यूट्रिनो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक कण जो है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में मौजूद नहीं है, तो न्यूट्रॉन। ये हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं रहता है। किसी तत्व के समस्थानिक में यहाँ पे जो है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक तत्व के समस्थानिक में अंतर किस संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। समस्थानिक में डैश भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न होती है समस्थानिक में, और परमाणु संख्या समान होती है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया, तो परमाणु में नाभिक की खोज किया था कौन, तो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन के प्रयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्या बनता है जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, तो सकारात्मक हीलियन आयन बनता है। जब कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तो धनात्मक आयन बनेगा, तो सकारात्मक हीलियम आयन बनेगा। ये कौन न्यूक्लियन नहीं है, तो दोस्तों ये पॉजिट्रॉन, यानी न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि पॉजिट्रॉन, तो ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा जो कि न्यूक्लियन नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश जो है, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही आवेश पॉजिट्रॉन पर भी होता है। परमाणु के उप परमाणु कण कौन होते हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 उप परमाणु कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के परमाणु संख्या यानी किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक डैश की संख्या होती है, तो ये प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी परमाणु जो क्रमांक होती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिसमें क्या होते हैं, तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। आइसोटोन में हमेशा क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। डैश जो है वो शुद्ध तत्व होता है, तो ये सोडियम जो है ये शुद्ध तत्व होता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो कभी अधिक तो कभी अपने परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कभी अधिक तो कभी अपने परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार डैश पर निर्भर करती है, तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, तो एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित की जाती है, यानी किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। चलिए एक परमाणु डैश होते हैं, तो किसी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकते हैं, यानी जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकते हैं वही परमाणु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या को जो है किस वर्ण से प्रदर्शित करते हैं, यानी परमाणु संख्या का जो संकेत है वो जेड हो जाएगा संकेत। क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होते हैं, तो 7। कितने,
तो 7 हो जाएगा। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो के से चालू होता है, के, एल और एम। एम तीसरे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 2n²। 2n² फार्मूला होता है, तो यहाँ पे 3 देंगे, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि पहली इलेक्ट्रॉन कक्षा जो नाभिक के सबसे नज़दीक होते हैं उसमें कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते हैं, जहाँ n का मान जो है होता है, तो n का मान 2 होता है। मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 5। मीथेन अणु में 5 परमाणु होते हैं। यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो 5 किलोमीटर के बराबर होती है। टोल्यून के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो टोल्यून के एक अणु में दोस्तों 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। स्कैंडियम में कितने परमाणु के समस्थानिक होते हैं, तो स्कैंडियम में ये 13 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, यानी स्कैंडियम में 13 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश एक अल्फा कण का प्रतिनिधित्व करता है, तो हीलियम। हीलियम जो है एक अल्फा कण का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले डैश समस्थानिक है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है। डैश हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, तो लिथियम जो है, लिथियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। मैग्नीशियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन किस कोष में गिरता है, तो ये एम कोष में गिरता है, एम कोष में गिरता है। कैथोड किरण में डैश होता है, तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। कैथोड किरण में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग की चमक देती है, इसका कारण क्या है, तो स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एक अल्फा कण डैश होता है, तो हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक होता है। अगला है कि जब जर्मेनियम जालक में आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाते हैं तो यह डैश बन जाता है, तो ये बाहरी अर्धचालक बन जाता है। एक परमाणु कक्षा का अभिन्यास डैश के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब कैथोड किरण उच्च परमाणु भार के लक्ष्य से टकराती है तब यह बनती है, तो एक्स किरण बनती है, एक्स किरण बनती है। किस किरण की वेधन शक्ति सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की वेधन शक्ति जो है, यानी वेधन शक्ति वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट चैप्टर है रेडियोधर्मिता। चलिए क्वेश्चन है कि वह रेडियोधर्मिता तत्व जो सामान्य परमाणु विखंडन के द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, तो ये यूरेनियम होता है। यानी परमाणु में जो बिजली उत्पादन करने के लिए यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हैं। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व कौन है, तो बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन और कैडमियम हो जाएगा। यानी इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो परमाणु विखंडन के लिए करते हैं। डैश का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए यूरेनियम अंततः डैश के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है, तो यूरेनियम जो है अंतिम में सीसा बन जाता है, अंतिम में सीसा ये बन जाता है। परमाणु रिएक्टर में होने वाले मूल प्रक्रिया विखंडन है, कौन सी, तो विखंडन हो जाएगा। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक है, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो ये परमाणु संलयन हो जाएगा, परमाणु संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक ये यूरेनियम 235 होता है। रेडियोधर्मी तत्व डैश द्वारा उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा किरण, यानी अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा किरण हो जाएगा। एक परमाणु घड़ी में डैश संक्रमण पर आधारित होता है, तो जो परमाणु घड़ी होता है वो सीजियम संक्रमण पर आधारित होता है। परमाणु ढेर डैश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु विखंडन के संचालन के लिए, परमाणु विखंडन के संचालन करने के लिए। लिस्मिनिया के विखंडन की विशेषता डैश में होती है, तो विखंडन एक निश्चित और विन्यासित है, विखंडन एक निश्चित और विन्यासित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को डैश द्वारा धीमा कर दिया जाता है, तो मंडक के द्वारा। यानी परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को जो धीमा करते हैं वो मंडक के द्वारा। परमाणु रिएक्टर में मंडक
जो है वो क्या है, तो साधारण पानी है, साधारण पानी है। रेडोन डैश के अल्फा 6 में बनता है, तो रेडियम के अल्फा 6 में बनता है। रेडोन एक संक्रमण धातु नहीं है, तो रेडियम जो है ये संक्रमण धातु नहीं है। परमाणु विस्फोट डैश के द्वारा ट्रिगर किया जाता है, तो परमाणु विस्फोट जो है अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा जो है वो ट्रिगर किया जाता है। चलिए, हाइड्रोजन बम डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया हो जाएगा। डैश प्राकृतिक रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। उस प्रणाली का नाम क्या है जो प्रागैतिहासिक काल की सामग्री की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करती है, तो कार्बन डेटिंग हो जाएगा। रेडियोधर्मिता के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित नहीं होते हैं वो कैथोड किरण होती है। चलिए, परमाणु बम के विस्फोट में निकलने वाली ऊर्जा की भारी मात्रा डैश के कारण होती है, तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होना, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में रूपांतरण होना। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है, तो क्यूरी होती है, क्यूरी हो जाएगा। कौन सा विकिरण हमारे शरीर में सबसे गहराई तक प्रवेश करता है, तो गामा कण हो जाएगा। डैश परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हाइड्रोजन बम होता है ये परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्बन डेटिंग में एक कमजोर कार्बन 14 अणु विकृत होता है और डैश में बदल जाता है, तो सोडियम 14 में बदल जाता है। चलिए, परमाणु जो बम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम जो है ये यानी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक उपकरण जीएम काउंटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं, तो रेडियोधर्मिता को मापने के लिए जीएम काउंटर का उपयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों की आयु का गणना करने की तकनीकी क्या है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग है। परमाणु संलयन के दौरान क्या होता है, तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, यानी परमाणु संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर जो है एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो भारी पानी यानी पानी का उपयोग करते हैं शीतलक के रूप में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कनाडा यूरेनियम रिएक्टर में एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाला रिएक्टर और मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भारी जल के द्वारा, यानी मंदक और शीतलक के रूप में जो है ये भारी जल का उपयोग करते हैं। हृदय पेसमेकर में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, तो ये यूरेनियम हो जाएगा। डैश एक रेडियो सक्रियता तत्व नहीं है, तो कैडमियम हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ईंधन यानी परमाणु रिएक्टर में कैडमियम क्षार का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो नियंत्रक के रूप में करते हैं। सबसे हल्का रेडियो धर्मी तत्व जो है ये ट्रिटियम है, सबसे हल्का रेडियो धर्मी तत्व जो है ये ट्रिटियम है। चलिए, नेक्स्ट है आवर्त सारणी। चलिए, क्वेश्चन है कि पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित किया था, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को जो है बनाया था। चांदी का रासायनिक जो चिन्ह होता है वो Ag होता है, Ag जो है इसका संकेत होता है। टिन का प्रतीक क्या है, तो Sn, टिन का प्रतीक Sn होता है। आर्सेनिक का जो चिन्ह होता है वो As, आर्सेनिक का As होता है। सोने का प्रतीक Au होता है। कोबाल्ट का जो चिन्ह होता है वो CO, कोबाल्ट का संकेत CO। लोहा का रासायनिक जो चिन्ह होता है वो Fe होता है, यानी लोहा का संकेत Fe होता है। 2 के बराबर परमाणु क्रमांक वाले तत्व का प्रतीक तो हीलियम है, यानी हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है। साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु का प्रतीक कौन सा है, तो ये दोस्तों Hg यानी पारा हो जाएगा, जो कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो है ये K होता है। सीसा तत्व का प्रतीक Pb होता है, सीसा का प्रतीक Pb। चलिए, हालांकि किसी यानी एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो 19 हो जाएगा, यानी जब 36 में से 17 घटाइएगा तो न्यूट्रॉन संख्या 19 निकलेगा। आवर्त सारणी में मेंडलीफ डैश की सही स्थिति नहीं दे सका, तो ये हाइड्रोजन को ये सही से जो है वो स्थापित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है कि आवधिक किसने नियम दिया था, यानी पीरियडिक टेबल जो है ये किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था। द्रव्यमान संख्या 226, परमाणु संख्या 88 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 138। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 18 आवर्त होती है और 7 समूह होता है।
किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक पर। परमाणु संख्या 29 का एक तत्व डैश के अंतर्गत आता है, तो ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में समूहित करने का प्रयास किया था। तो 1817 में दोस्तों ये डोबेरानर ने त्रिक नियम दिया था। 1817 में डोबेरानर ने त्रिक नियम दिया था। डैश की परमाणु संख्या बेरिलियम की तुलना में अधिक होती है, तो ये सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है, तो चांदी हो जाएगा। यानी जो चांदी है वो ब्रोमीन की तुलना में अधिक है, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। और क्षैतिज डैश क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं, तो यानी 7 क्षैतिज जो पंक्ति होता है उसे आवर्त कहते हैं। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ऑस्टेनियम यानी ऑस्टेनियम, यहाँ पे ऑस्टेनियम हो जाएगा। तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ये 99 होता है। 99 होता है ऑस्टेनियम का परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व रखा गया है? तो बोरॉन के बाद कार्बन होता है, यानी बोरॉन के बाद कार्बन होता है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को बढ़ाते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम को व्यवस्थित किया था? तो ये मेंडलीफ ने। किसने? तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर जो है वो अपना पीरियडिक टेबल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश एक हेलोजन समूह नहीं है? तो ग्राफीन जो है एक हेलोजन समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को डैश कहते हैं? तो क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। किन तत्वों या रासायनिक यौगिक को घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में है। ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड डैश होते हैं? तो 2 परमाणु वाला आयन होते हैं। तत्वों का आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण क्या हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा, यानी दाएं से बाएं जाने जाएगा तो कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा का गलनांक जो है सबसे कम होता है। ऑक्टेट नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो बोरॉन, यानी ऑक्टेट नियम के अपवाद को ये बोरॉन दर्शाता है। डैश एक सूक्ष्म तन है, यानी सूक्ष्म तत्व है, तो क्लोरीन जो है एक सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की समानता विशेषता क्या है? कि तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की जो समान विशेषता है, यानी उसके सभी बाहरी कोशों में समान इलेक्ट्रॉन रहेगा। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व है ये कौन हो जाएगा? तो हीलियम। हीलियम का सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है? तो ये लिथियम हो जाएगा। कौन सा समूह न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम को पालन नहीं करता है? तो मैग्नीशियम और Hg यानी पारा हो जाएगा। आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत यानी विद्युतीय है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से सबसे अधिक जो विद्युतीय तत्व है ये नाइट्रोजन हो जाएगा। फास्फोरस के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि फास्फोरस जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। दोस्तों ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया गया था। चलिए हालांकि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी जो है संख्या समान रहती है, तो कोषों की संख्या जो है वो समान रहती है, यानी बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व कौन है? तो यूरेनियम हो जाएगा। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है? तो 108 ग्राम होता है। ऑक्टेट के नियम के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक डैश अंतराल के बाद आते हैं? तो प्रत्येक 7 अंतराल के बाद आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त में लिथियम और फ्लोरीन तक आयनन विभव बढ़ेगी या घटेगी? तो दोस्तों ये बताया नहीं जा सकता है। लेंथेनाइड कौन सा तत्व है? तो लेंथेनाइड ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ये सीरियम, यानी सीरियम जो था वो लेंथेनाइड तत्व का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? अगर बंधुता पूछे तो क्लोरीन हो जाएगा। सीधा इलेक्ट्रॉन पूछे तो दोस्तों फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे बंधुता लगा हुआ है तो क्लोरीन हो जाएगा। एक्टिनाइड
कौन सा तत्व है? तो लेंथेन 58 से चालू होता है और 90 तक जाता है, 58 से, और एक्टिनाइड 90 से चालू होता है, एक्टिनाइड 90 से 103 तक जाता है, ठीक है। 58 से 71 यानी लेंथेनाइड 58 से 71 और एक्टिनाइड जो है ये 90 से 103 तक एक्टिनाइड रहता है। चलिए यहाँ पे पूछा है कि एक्टिनाइड कौन सा तत्व है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्यूरियम हो जाएगा, क्यूरियम। कौन सा तत्व समानता रेडियोधर्मी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से जर्मेनियम हो जाएगा, यह जो है यह उपधातु है। चलिए 17वें समूह के तत्व का समान नाम क्या है, तो हेलोजन हो जाएगा। डैश एक ऋण आवेशित आयन है, तो आयोडीन आयन जो है वो ऋण आवेशित आयन है। गुब्बारों में हीलियम गैस की भरी जाती है क्योंकि, तो यह हवा से हल्का होती है। डैश डोबेराइनर के त्रिक नियम नहीं है, तो ये दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और सोना, ये डोबेराइनर का त्रिक नियम नहीं था। डैश का समतुल्य और आणविक भार जो है वो समान होती है, तो NaCl हो जाएगा। समूह 18 के तत्व को क्या कहते हैं, तो अक्रिया गैस, यानी समूह 18 के जो तत्व है वो उसे अक्रिया गैस कहते हैं। आवर्त के यानी आवर्त में तत्वों की डैश समान होती है, तो कोषों की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो डैश बढ़ जाती है, तो ऊपर से नीचे आते समय परमाणु आकार और आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं, मध्य के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। किस अक्रिया गैसों का मोलर द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो जिनोन का यानी Xe हो जाएगा, सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु यानी एकल परमाणुक गैस कौन है, तो नियोन जो है एकल परमाणुक है। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है वह है, तो प्लूटोनियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा। जिरकोनियम तत्व, जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 91। जिरकोनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 91 होता है। किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से 3, यानी टीन का गलनांक जो है सबसे कम होता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर चैप्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है आबंध और प्रतिक्रिया। देखिए क्वेश्चन है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है, तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार DNA में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है, तो 3 होती है, यानी हाइड्रोजन बंधन 3 होती है। एक सहसंयोजी यौगिक कौन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये एक सहसंयोजी यौगिक है। चालन बैंड यानी चालन बैंड इलेक्ट्रॉन में छिद्रों की तुलना में अधिक गतिशील होती है क्योंकि यह डैश का अनुभव करते हैं, तो कम बार यानी कम बार टकराव का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक डैश में आयनिक सहसंयोजी और समन्वय बंधन होते हैं, तो NH4Cl हो जाएगा। जिस अवस्था में आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है वह है, तो ठोस अवस्था हो जाएगा। कि डैश एक धनायन नहीं है, तो सल्फेट आयन जो है, सल्फेट आयन एक धनायन नहीं है। एक आयनिक बंधन तब बनता है जब वो एक धातु तत्व एक अधातु तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती है। एक आयनिक बंधन तत्व यानी एक आयनिक बंधन तब बनता है जब धातु तत्व तथा अधातु तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती है। इन धातु और अधातु जो है प्रतिक्रिया करेगी तो आयनिक बंधन बनेगी। रेनाइन कैसे बनते हैं, तो रेनाइन जो है इलेक्ट्रॉन के अधिकता से बनती है। चलिए रासायनिक बंधन बनने पर डैश होती है, तो ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। रासायनिक बंधन बनने पर ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। कौन से बंध प्रकृति में सबसे कमज़ोर है, तो ये हाइड्रोजन बंध प्रकृति में सबसे कमज़ोर है। आयनिक यौगिक कौन सा होता है, तो दोस्तों ये बर्फ यानी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। करेक्ट आयनिक यौगिक कौन होता है, तो उच्च क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक होता है और विद्युत में विलयन में विद्युत का संचालन होता है। जो आयनिक यौगिक होता है वो क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है और ये विद्युत का संचालन करता है विलयन में। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस डैश में सबसे कम होता है, तो बर्फ में सबसे कम होता है। चलिए समानता सहसंयोजी बंधन जो है अणु क्या होता है, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। कमज़ोर आणविक बल होते हैं, यानी जो सहसंयोजी बंधन होते हैं वो कमज़ोर बल होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत धनात्मक परमाणु डैश बनाते हैं, तो सकारात्मक आयन बनाते हैं। जब 2 परमाणु के बीच एक बंधन बनता है तो सिस्टम की ऊर्जा होती है तो वही रहती है। एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को डैश
पहचाना जाता है? तो स्पिन क्वांटम संख्या से, स्पिन क्वांटम संख्या से पहचाना जाता है। चलिए, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में डैश होता है तो स्थिर आधा भरा 2p होता है, स्थिर आधा भरा 2p होता है। दो ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु डैश द्वारा जुड़े होते हैं, तो दो बंधन के द्वारा जो है ये जुड़े होते हैं। दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा बंधन डैश के द्वारा बनता है, तो दो यानी साझा इलेक्ट्रॉन जोड़े के द्वारा साझा इलेक्ट्रॉन जोड़े के द्वारा बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन अणु की संरचना में आबंध कोण कितना होता है? तो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन मिलकर 2MgO बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर क्या उत्पादन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कागज़ का जलना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है कागज़ का जलना। चलिए, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है? तो इस संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है। लोहे में जंग लगना जो है क्षरण का उदाहरण है। श्वसन किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। मोमबत्ती का दहन जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश अपचायक शर्करा जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के बीच गैर एंजाइम अभिक्रिया है? तो ग्लाइकेशन हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस तो हाइड्रोजन हो जाएगा। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी तैयार करने में किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा, ये लेड ऑक्साइड कम हो रहा है, यानी ये अभिक्रिया दिया गया है और करा, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा लेड ऑक्साइड कम हो रहा है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का विशेषता क्या है? तो गर्मी का उत्सर्जन होता है। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 का जोड़ना एक डैश का उदाहरण है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक संयोजन प्रतिक्रिया में डैश होता है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद होता है। चलिए, वो अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं कहलाते हैं। तो मेटाथेसिस प्रक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो एंटोगेनिज्म कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक बदलाव कहलाते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक प्रभाव किया कि तरल के माध्यम से विद्युत प्रवाह का मार्ग डैश का कारण बनता है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। हर्बगढ़ प्रभाव डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्लोराइड शिफ्ट के रूप में। जब मार्बल चिप्स को HCl से उपचारित किया जाता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो CO2 गैस मुक्त होती है। पटाखों का विस्फोट डैश का उदाहरण है, तो दहन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया से आयरन सल्फेट और डैश का बनना होता है, तो ये तांबा का बनना होता है। प्रतिक्रिया 2Na प्लस Cl2 मिलकर 2NaCl डैश का उदाहरण है, तो ये अपघटन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो रासायनिक प्रतिक्रिया दिया गया है और पूछा है ये किसका उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए, पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन के माध्यम से ऑक्सीजन की तैयार में कौन सा रासायनिक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है? तो जेनस डाइऑक्साइड हो जाएगा। जल मिश्रित अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करके किस गैस का निर्माण करती है? तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। चलिए, A प्लस B मिलकर C+D प्रकार की अभिक्रियाओं में एक कैसी सुनिश्चित किया जाता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो एक सांद्रण बढ़ाकर
नेक्स्ट है कि यदि सिस्टम H2 प्लस I2 मिलकर 2HI और 2HI H2 प्लस 2HI यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस I2 मिलकर यहाँ पे I2 के लिए संतुलित यानी स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है। तो K1 और K2 के बीच जो संबंध होगा यानी K1 बराबर 1/K2 हो जाएगा, K1 बराबर 1/K2 हो जाएगा। जब फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तब हम डैश प्राप्त करते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO प्लस जल मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब शुष्क KNO3 में साधारण H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरे रंग के धुएँ निकलते हैं। यह धुएँ किसके कारण होता है? तो NO2 के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रणाली में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अमोनिया क्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो खुली प्रणाली का उदाहरण है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है? तो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। रिक्त स्थान को भरे अम्ल प्लस क्षार मिलकर जो है जल और लवण यानी नमक बनता है। अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनता है यानी नमक और जल बनता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है, रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर्स अब आमतौर पर डैश बनाए जाते हैं, तो संक्रमण धातु बनाते हैं। यदि MgCl2 में 1 बिलियन Mg2 प्लस आयन है तो कितने क्लोराइड आयन होंगे? तो 20 लाख क्लोराइड होंगे। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है? तो जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन की हानि को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रसायन के संपर्क के प्रभाव के आधार पर रसायन के मिश्रण का एक्सपोजर यानी अपेक्षा से अधिक होता है। इसे डैश के रूप में जानते हैं, तो योग वाहिता के रूप में जानते हैं। जब हाइड्रोजन हवा में जलना शुरू करते हैं तो वह डैश पैदा करती है, तो पानी पैदा करती है। कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ है या नहीं? तो ऊंचाई में बदलाव हो जाएगा। हाइड्रोजन अभिक्रिया जो है किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ये पैलेडियम का उपयोग करके जो है उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जंग लगना जो है ये रिडॉक्स का उदाहरण है, जंग लगना रिडॉक्स का उदाहरण है। नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्था में डैश तक विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो 3 से 5 तक। रेनायन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से रेनायन का निर्माण होता है। चलिए ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण संख्या केवल डैश में होती है, तो OF2 में होता है। क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस प्रतिक्रिया के कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है वो अपचायक कारक कहलाता है। नेक्स्ट है कि जब कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे डैश कहते हैं, तो उसे अपचयन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक डैश है, तो अपचायक कारक हो जाएगा। सबसे मजबूत ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं, तो यह एक ऑक्सीकारक है। फोटो ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो रोशनी के द्वारा। शनिवार को हवा में गर्म करने पर यह डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो मरकरी के ऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो ऑक्सीकरण के रूप में जानते हैं। डैश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान एक घटना नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण। पुराने किताबों में कागज़ का भूरापन किसके कारण होता है? तो सेलुलोज की ऑक्सीकरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नम सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया किसके कारण होती है? तो यह ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीकरण हो जाएगा। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। चलिए अगला है कि जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, इस घटना को कहते हैं? तो इस घटना को विकर्तित गंधित कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पदार्थ का विरंजन डैश के द्वारा करता है, तो अपचयन के द्वारा। ये सल्फर डाइऑक्साइड पदार्थ का विरंजन जो है अपचयन के द्वारा करता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति करने की प्रक्रिया को दोस्तों अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को खुले में छोड़ देने पर उस पर जमी
भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो जंग कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो रस्टिंग कहते हैं। मैग्नीशियम D1 एक चमकदार डैश लोहे के साथ हवा में जलता है, तो सफ़ेद लोहे के साथ हवा में जलता है। KHNiNCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या तो 0 हो जाएगा। जंग लगने के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होती है, जो है तो लोहा, ऑक्सीजन और नमी। लोहा, ऑक्सीजन और नमी हो जाएगा। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। लोहे में डैश से जल्दी जंग लग जाता है, तो समुद्र के पानी से जो है वो जल्दी जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा रहता है? तो जस्ता जमा रहता है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचा जाता है। इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो हो जाएगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। शुष्क सेल में एनोड होता है तो जस्ता का। शुष्क सेल में एनोड जस्ता का होता है। संक्षारण जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो एनोडाइजिंग कहते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड को उपयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के इलेक्ट्रोलिसिस से डैश बनता है, तो कॉपर कैथोड पर ऑक्सीजन एनोड पर बनता है। यानी कॉपर कैथोड पर बनता है, यानी कॉपर पर कैथोड बनता है और ऑक्सीजन एनोड पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइट के पृथक्करण की डिग्री डैश पर निर्भर करती है? तो तनुकरण पर निर्भर करती है। अच्छे कंडक्टरों में कई ढीली ढाले डैश होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरण में समानता पर उपयोग की जाने वाली चार्जेबल बैटरी में कौन सी जोड़ी इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है? तो निकेल और कैडमियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बैटरी परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में शुद्ध धातु को डैश के रूप में जमा किया जाता है तो कैथोड के रूप में जमा किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए समानता इस्तेमाल की जाने वाली धातु जो है ये क्रोमियम है, कॉपर है और निकेल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु में डैश होते हैं? तो विभिन्न तत्व के जो परमाणु होते हैं उसमें अलग अलग परमाणु संख्या और अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एल्युमिनियम को डैश के द्वारा शुद्ध किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा शुद्ध करते हैं। शुष्क सेल का कार्य किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस पर आधारित है। सोने के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो गोल्ड सल्फेट होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? तो ये शीशा का बना होता है। चलिए स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? तो शीशा का उपयोग करते हैं। जब एक चम्मच का निकेल के साथ विद्युत लेपन किया जाता है तो चम्मच को डैश के द्वारा बनाया जाता है तो ऋणाग्र एक शुद्ध निकेल रोड के द्वारा धनायन बनाया जाता है। एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहा जाता है। इसमें विलयन के संबंध में ऋणात्मक विभव होता है तो ये एनोड होता है। यानी विलयन के संबंध में जो ऋणात्मक विभव होता है एनोड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश बिजली का अच्छा चालक नहीं है तो ब्रोमीन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद लोहे की कील जो है वो भूरी बन जाती है। यानी फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के द्वारा प्रतिपादित एक नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइटिंग घोल से गुजरने वाली बिजली के समान मात्रा से मुक्त होने वाली विभिन्न पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक समक्ष भार के समानुपाती होता है तो ये माइकल फैराडे हो जाएगा। एक गैल्वेनिक सेल से अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को डैश पास रखना चाहिए तो विपरीत रूप से पास रखना चाहिए। यानी एक गैल्वेनिक सेल से अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को जो है वो विपरीत के पास रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर है 6 नंबर बिलियन। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं इसका, यानी नेक्स्ट वीडियो कल ही आप लोग को मिल जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द ही इसका नेक्स्ट सेट आए तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं वो सभी लोग नेक्स्ट ज़रूर लिखिएगा और आपको कल ही इसका जो है नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का जो है स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आपको बायोलॉजी मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।